चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IFRS 15 देख रहे थे आप लोग। IFRS 15 जिसका टाइटल था हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। सर IFRS 15 हमें रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के हवाले से एक प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल प्रोवाइड करता था। हमने पांचों स्टेप का ओवरव्यू और स्टेप 1 को डिटेल में देखा था। और लास्ट क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का कॉन्सेप्ट, उनके ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह कवर किए थे। तो IFRS 15 के हमारे पास जो प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल था, स्टेप 1 आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, स्टेप 2 आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, स्टेप 3 डिटरमाइन द ट्रांजिशन प्राइस, स्टेप 4 allocate transition price to each performance obligation, and step 5 recognize revenue as each performance obligation is satisfied. हमने स्टेप 1 डिटेल में डिस्कस किया था, दैट इज आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। एक एग्रीमेंट जो दो या दो से ज्यादा पार्टीज के दरमियान इनफोर्सेबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन की रेट करे, ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट वर्बल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप जिस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हो वहां के नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस क्या कहते हैं। IFRS 15 का कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम 5 एट्रीब्यूट्स, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स का होना जरूरी है। पार्टीज हैव अप्रूव्ड एंड कमिटेड टू परफॉर्म, पार्टीज हैव अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट एंड कमिटेड टू परफॉर्म, गुड्स एंड सर्विस आर आइडेंटिफाइड, पेमेंट टर्म्स आर एस्टैब्लिश्ड, कॉन्ट्रैक्ट हैज कमर्शियल सब्सटेंस एंड प्रोबेबिलिटी दैट कंसिडरेशन विल बी रिकवर्ड। कम से कम ये 5 एट्रीब्यूट्स होंगे तो एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। उसमें स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5 अप्लाई करेंगे। इन केस कि अगर किसी अरेंजमेंट में, किसी एग्रीमेंट में कोई एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट मिसिंग हो तो भी आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे, लेकिन दो में से कोई एक इवेंट के होने पर उन दो इवेंट्स में 3 कंडीशंस थी। पहला इवेंट था हमारे पास परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड, कंसिडरेशन इज रिसीव्ड एंड कंसिडरेशन इज नॉन रिफंडेबल। अगर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के एट्रीब्यूट्स ही पूरे ना करे तो उसमें 5 स्टेप फॉलो नहीं होगा। उसमें हमें दो में से किसी एक सिनेरियो में रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, और वो दोनों सिनेरियोस में 3 कंडीशंस थी। पहली कंडीशन थी हमारे पास परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड, कंसिडरेशन इज रिसीव्ड एंड कंसिडरेशन इज नॉन रिफंडेबल। दूसरी सिनेरियो था हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड, कंसिडरेशन इज रिसीव्ड एंड कंसिडरेशन इज नॉन रिफंडेबल। इन दोनों में से कोई एक बात पूरी होगी, आप अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दोगे। तो हमने स्टेप 1 डिस्कस किया था। स्टेप 1 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट होता है और सब्सिक्वेंटली उस कॉन्ट्रैक्ट के गुड्स एंड सर्विसेज में चेंज आता है, सब्सिक्वेंटली उस गुड कॉन्ट्रैक्ट की प्राइसिंग में चेंज आता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है। इसको किस तरह से मैनेज, इसको किस तरह से अकाउंट फॉर किया जा रहा होगा। एक डिसीजन डायग्राम थी हमारे पास जिसमें 2-3 सवाल की बेसिस में हमने कंक्लूड करना है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को या तो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट या क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट या टर्मिनेट द ओल्ड एंड क्रिएट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट वाला, इन तीनों में से कोई एक काम करना होगा। सर मॉडिफिकेशन के केस में सबसे पहला सवाल, क्या मॉडिफिकेशन के नतीजे में कोई एडिशनल डिस्टिंक्ट गुड्स हैं? इफ यस, दूसरा सवाल, क्या इन एडिशनल डिस्टिंक्ट गुड्स के अगेंस्ट एडिशनल कंसीडरेशन है जो कि इनकी मार्केट प्राइस को रिफ्लेक्ट कर रही है? इफ यस, सर ये कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे अकाउंट होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के नतीजे में एडिशनल गुड्स एंड सर्विस डिस्टिंक्ट हो लेकिन उनके अगेंस्ट एडिशनल कंसीडरेशन ना हो, ये एडिशनल कंसीडरेशन तो हो लेकिन वो उनकी मार्केट प्राइस को रिफ्लेक्ट ना करे, फिर आपने कौन सा काम करना है? टर्मिनेट द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। हम पुराने कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस का वो कंपोनेंट उठाएंगे जो रेवेन्यू के तौर पे रिकॉर्ड नहीं हुआ, प्लस मॉडिफिकेशन के नतीजे में मिलने वाला एडिशनल अमाउंट, इन टोटल रिमेनिंग अमाउंट्स को हम एलोकेट कर देंगे रिमेनिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। और लास्ट सिनेरियो था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज डिस्टिंक्ट ही ना हो, एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज ही ना हो, तो फिर हमें वहां पर एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी जिसे हमने दिया था क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट। याद है ये बात हमें? इसके बाद लास्ट क्लास में मैंने 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके साथ डिस्कस की थी और इनके ऊपर हमने कोई 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखे थे। नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल, नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल, नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट एसेट, नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट एसेट एंड नंबर 3 कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। इन तीनों की जरा डेफिनेशन जो मैंने लास्ट क्लास में लिखवाई थी जरा रीड करें। सर 4 टर्म्स हमने लास्ट क्लास में, 4 कॉन्सेप्ट्स हमने लास्ट क्लास में कवर किए थे, सॉरी 3। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट एसेट, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल एंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। सबसे पहले बात करें अगर कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल की,
तो कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल का मतलब है अनकंडीशनल राइट टू कंसीडरेशन, अनकंडीशनल राइट टू कंसीडरेशन, यानी कि आपके पैसे मांगने का राइट जो कि अनकंडीशनल है, जो कि किसी पे भी डिपेंडेंट, किसी पे भी कंटीजेंट नहीं है। इफ यू हैव अनकंडीशनल राइट टू कंसीडरेशन, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल, irrespective of the fact that performance obligation is satisfied or not। आपने कॉन्ट्रैक्ट के तहत कस्टमर को गुड्स एंड सर्विस दे दिए हैं या नहीं दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू हैव एन अनकंडीशनल राइट टू कंसीडरेशन, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल। एक टर्म हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट एसेट। सर कॉन्ट्रैक्ट एसेट इज द कंडीशनल राइट टू कंसीडरेशन। कंडीशनल राइट टू कंसीडरेशन यानी कि आपके पैसे मांगने का हक है, लेकिन वो हक किसी इवेंट पे, किसी हैपनिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, कंटीजेंट है। Against the performance obligation that has been satisfied, against the performance obligation that has been satisfied, यानी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट की गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर को दे दी है, लेकिन अभी पैसे नहीं मांग सकते, पैसे मांगने का राइट कंडीशनल है, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एसेट कहलाया जाएगा। और जब ये आपका राइट कंडीशनल से अनकंडीशनल हो जाएगा, तो यही कॉन्ट्रैक्ट एसेट कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल की फॉर्म इख्तियार कर लेगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म था हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म था हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्या था? सर मैंने कस्टमर से एडवांस में पैसा ले लिया हो, मैंने कस्टमर से कंसीडरेशन एडवांस में रिकवर कर ली हो, या फिर मेरा राइट टू कंसीडरेशन, या फिर मेरा राइट टू कंसीडरेशन ड्यू हो चुका है फॉर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन टू बी सेटिस्फाइड इन फ्यूचर। मैंने कस्टमर से पैसा ले लिया, काम आगे करके दूंगा, गुड्स एंड सर्विसेज फ्यूचर में दूंगा, ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, इससे टेक्निकल टर्म में कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कह रहे हो। मैं कस्टमर को पकड़ के उससे पैसे मांग सकता हूं, लेकिन गुड्स एंड सर्विस फ्यूचर में ही देने हैं, सर ये भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को ही जन्म दे रहा होगा। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट थोड़े इंपॉर्टेंट है, फिंगर टिप्स होने चाहिए। हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखे थे, और अब हम जितने सवाल है फर्स्ट 15 के करेंगे उसमें डबल एंट्रीज बना रहे होंगे, तो रेवेन्यू वगैरह की जो कॉन्ट्रैक्ट एंट्रीज बन रही होगी उसमें या तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट आ रहा होगा, या कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल आ रहा होगा, या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रिएट हो रहा होगा। कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल इज द अनकंडीशनल राइट टू कंसीडरेशन इररिस्पेक्टिव परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड और नॉट। Contract asset is conditional right to consideration for performance obligation already satisfied, and contract liability is consideration already received or consideration due for which performance obligation is to be satisfied in future। याद है बातें हमें? सर आज की क्लास का एजेंडा हमारे पास IFRS 15 का स्टेप 2 हमने स्टार्ट करना है, और स्टेप 3 भी हम स्टार्ट कर लेंगे होपफुली आज। तो स्टेप टू थियोरेटिकल स्टेप है ऐसा, जिसमें मैं कोई क्वांटिटेटिव बातें नहीं कर रहा हूँ, ज्यादातर ये बातें जजमेंट्स और असेसमेंट पे बेस करती होगी, लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है IFRS 15 के रेवेन्यू रिकॉग्निशन में। दैट इज आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, दैट इज आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। रीजन बीइंग क्योंकि अगर आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में नंबर ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को ही सही आइडेंटिफाई ना किया, अगर आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में नंबर ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को ही सही आइडेंटिफाई ना किया, तो सर आपकी अलोकेशन गलत हो रही होगी, अलोकेशन गलत हो रही होगी तो इसका मतलब है कि अल्टीमेटली रेवेन्यू भी गलत रिकॉग्नाइज किया जा रहा होगा। देखो एक एक स्टेप को मैं डिटेल में कवर तो कर रहा हूं, लेकिन इन पांचों स्टेप की रेलेवेंस जो हमने बिल्कुल पहला बेसिक सा सवाल देखा था ना एक जॉनी के नाम से, उससे आइडेंटिफाई करो कि भाई जॉनी के कॉन्ट्रैक्ट में मैंने 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई की, जॉनी के कॉन्ट्रैक्ट में मैंने एक प्राइसिंग आइडेंटिफाई की, उस प्राइसिंग को दोनों परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे एलोकेट किया, जैसे जैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फुलफिल करता जा रहा था उससे पर्टेनिंग रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर रहा था। अगर मैं नंबर ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ही गलत आइडेंटिफाई कर लूं तो ऑब्वियसली एलोकेशन भी गलत होगी, एलोकेशन भी गलत होगी तो इसका मतलब है कि रेवेन्यू भी गलत रिकॉर्ड हो रहा होगा। अगर हम अपने पास स्टेप 2 की प्रेजेंटेशन पर आए, दैट इज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन स्टेप 2 आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। मिल गया मैं जी? कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बता दूंगा, एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, सच को इतना रेलेवेंट नहीं है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में कहता है promise in a contract to transfer to the customer either goods or service or bundle of goods or service that is distinct or series of distinct goods and service that are substantially same and have same pattern of transfer to the customer। सर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की सिंपल सी डेफिनेशन है, एक कॉन्ट्रैक्ट में जो गुड्स एंड सर्विस या जो सीरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रॉमिस किए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि गुड्स एंड सर्विस डिस्टिंक्ट हो। हर गुड्स एंड सर्विस या हर सीरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि डिस्टिंक्ट का क्राइटेरिया मीट करते हैं, सर हर डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसीडर किया जाएगा।
तो मेजर जो मैं डिस्कशन करूंगा वो डिस्टिंक्ट के उस पे करूंगा कि आखिर IFRS 15 की नजर में डिस्टिंक्ट का मतलब है क्या, वो हम इसकी ही नेक्स्ट स्लाइड पे कवर करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। प्रॉमिस इन अ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर टू द कस्टमर आइदर goods/service or bundle of goods and service that is distinct or series of goods/service that are substantially same and have same pattern of transfer to the customer। देखिए, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में एक गुड्स या कोई एक सर्विसेज है तो वो डिस्टिंक्ट हो सकती है। कोई सीरीज ऑफ गुड्स है जिनका सेम पैटर्न ऑफ ट्रांसफर है तो ये भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। फॉर एग्जांपल कि भाई आपने न्यूज़पेपर वाले के साथ एक अरेंजमेंट कर लिया, डेली आपके घर पे मॉर्निंग में वो न्यूज़पेपर देके जा रहा है, तो ये सीरीज ऑफ गुड्स कहलाई जाएगी कि साल के 365 दिन वो डेली आपके घर पे न्यूज़पेपर देके जा रहा है। या आपने दूध वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वो डेली आपके घर पे सुबह में 1 लीटर दूध देके जा रहा है, तो ये सीरीज ऑफ गुड्स कहलाई जाएगी जहाँ पे वो डेली आपको दूध, दही या न्यूज़पेपर वगैरह देके जा रहा है। इसी तरीके से एक कंपनी है, वो अपनी प्रेमिसेस का क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स कर दे, जैसे IQ ने किया हुआ है कि हमने IQ की क्लीनिंग वगैरह की सारी बातें किसी और कंपनी को आउटसोर्स कर दी। अब वो जो हमारा वेंडर है वो 1-2 बंदे बेचता है और पूरे 12 महीने हमें क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। इसी तरह IQ ने अपना बुक्स की डिलीवरी का अरेंजमेंट आउटसोर्स किया हुआ है कि भाई जैसे जैसे कस्टमर के हमारे पास ऑर्डर आता है वैसे वैसे वो थर्ड पार्टी हमारे बिहाफ पे बुक्स की डिलीवरी मैनेज कर रही होती है, तो ये सीरीज ऑफ सर्विसेज कहलाया जा रहा होगा। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट एक पर्टिकुलर गुड एक पर्टिकुलर सर्विस का हो सकता है जो कि डिस्टिंक्ट हो, या फिर सीरीज ऑफ गुड सीरीज ऑफ सर्विसेज का हो सकता है जिनका कोई सेम पैटर्न ऑफ ट्रांसफर और वो डिस्टिंक्ट का क्राइटेरिया मीट कर रहे हो। इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी हमने डिस्टिंक्ट पे, जरा अगली स्लाइड पे आए। व्हाट इज डिस्टिंक्ट? अब इतनी रूल बेस्ड या क्वांटिटेटिव 2+2 वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, बहुत सारी जजमेंट्स असेसमेंट्स वगैरह अप्लाई हो रही होगी। मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। कहता है एक गुड्स एंड सर्विस का डिस्टिंक्ट होने के लिए, डिस्टिंक्ट एस्टैब्लिश होने के लिए उसमें ये दोनों कंडीशंस का एक साथ पूरा होना जरूरी है। अगर आप दोनों कंडीशंस देखेंगे तो इनके दरमियान मैंने इंटेंशनली बोल्ड इटैलिक से अंडरलाइन एंड लिखा है कि ये दोनों कंडीशंस पूरी होंगी तो वो गुड्स एंड सर्विस डिस्टिंक्ट का क्राइटेरिया मीट करेंगे। सबसे पहले कहता है कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड और सर्विस either on its own or together with other resources that are readily available to the customer। पहला क्राइटेरिया कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड और सर्विस either on its own या फिर together with other resources that are readily available to the customer। अब पहले सिर्फ क्राइटेरिया नंबर 1 को एग्जांपल से समझते हैं। क्राइटेरिया में कहता है कि अगर गुड्स एंड सर्विस इस तरह के हैं कि कस्टमर उनसे बेनिफिट एक्सट्रैक्ट कर सकता है, बेनिफिट एंजॉय कर सकता है अपनी मदद आपके तहत या रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज किसी और की मदद लेकर, तो पहला क्राइटेरिया मीट हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल कि अब्दुल्ला को एक सिस्टम चाहिए, एक कंप्यूटर परचेज करना है। अब अब्दुल्ला जो है कंप्यूटर को परचेज करने के लिए रेम्बो मार्केट चला जाता है, ये जो सदर में है, और वहां वो दुकान वाले से एक अरेंजमेंट करता है कि सर्टेन एग्रीड प्राइस पे वो इससे एक पीसी परचेज कर रहा है और उस पीसी में दुकान वाला ही इसे विंडो भी इंस्टॉल करके देगा। अब्दुल्ला रेम्बो सेंटर गया, उसको एक लैपटॉप, इसको एक सिस्टम परचेज करना था और एक दुकान वाले से पसंद आ गया इसको। दुकान वाले से उसने कहा कि एक सर्टेन प्राइस के अगेंस्ट, मतलब सिस्टम पसंद आ गया, एक सर्टेन पर्सनल कंप्यूटर और उसके अंदर अगेंस्ट विंडो इंस्टॉल करके देगा। अब सवाल ये है कि क्या ये एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या ये सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? सर पहला क्राइटेरिया अगर मैं देखूं, कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विस आइदर ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज विद द अवेलेबिलिटी कस्टमर। अगर अब्दुल्ला सिर्फ उस दुकान वाले से पीसी परचेज करके आ जाता, क्या अब्दुल्ला उस पीसी का इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सट्रैक्ट कर सकता था? क्या अब्दुल्ला खुद उसमें विंडो इंस्टॉल कर सकता है? यस। चले मान लेते हैं अब्दुल्ला को विंडो इंस्टॉल करवानी नहीं आती, क्या अब्दुल्ला के लिए लाजिम है कि इसी दुकान वाले से विंडो इंस्टॉल करवाए? किसी और दुकान वाले से जाके भी करवा सकता था।
तो इसका मतलब है कि जो पहला क्राइटेरिया है उसके तहत ये दो अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बन जाएंगी। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है, देखो पीसी विदाउट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यूजलेस है, लेकिन वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सिर्फ इस दुकान वाले से ले, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है अब्दुल्ला ने अरेंजमेंट ये किया होता कि पीसी परचेज करता है, विंडो खुद इंस्टॉल कर लूंगा, बहुत सारे लोग कर लेते हैं। या चलो उसे खुद नहीं भी आती तो अब्दुल्ला बाउंड नहीं है कि सेम वेंडर से ही विंडो इंस्टॉल करवाए, वो किसी दूसरी दुकान से जाके विंडो इंस्टॉल करवा ले। तो कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड्स एंड सर्विस आइदर ऑन इट्स ओन, खुद विंडो इंस्टॉल करके, और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज रेडीली अवेलेबल विद द कस्टमर, किसी और दुकान वाले के पास जाके। तो यहां पे ये दो अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसीडर की जाए। लेकिन सेम अब्दुल्ला, एक बार अब्दुल्ला को किसी ने कहा कि यार ये क्या पीसी और एंड्रॉइड वगैरह इस्तेमाल करते रहते हो, चीजें इस्तेमाल करनी है तो एप्पल की इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये चला जाता है एप्पल के शोरूम, और एप्पल के शोरूम में इसे क्या मैकबुक होती है ना, मैकबुक पसंद आ जाता है। अब एप्पल वाले से ये जो मैकबुक परचेज कर रहा होगा, इसके भी दो हिस्से होंगे, एक मैकबुक का जो भी हार्डवेयर और जो भी इसका एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होगा। सर यहाँ पे ये दोनों सेपरेट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया नंबर 1 मीट करते हैं, या यहाँ पे ये दोनों क्राइटेरिया मीट नहीं करते? अगर अब्दुल्ला ये करेगा या सिर्फ मैकबुक का हार्डवेयर परचेज करके आ जाए, क्या अब्दुल्ला उसमें खुद ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकता है? नहीं। क्या किसी दुकान वाले से करवा सकता है? नहीं। ये एप्पल की प्रोडक्ट ऐसी है कि जिसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यही प्रोवाइड कर रहा होगा। विदाउट दिस सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का इकोनॉमिक बेनिफिट अब्दुल्ला के इख्तियार में नहीं है एक्सट्रैक्ट करना, या किसी और दुकान वाले की मदद लेकर, या किसी और रेडीली रिसोर्सेज अवेलेबल लेकर। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसिडर की जाएगी। तो पहले नंबर जैसे आपने बताया कि सीओ शॉप से वेबसाइट शॉप से, तो सेम ही ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, तो एप्पल की दूसरी शॉप से सर एप्पल के किसी दूसरी शोरूम से भी कर सकता है बिल्कुल, लेकिन यहाँ मैं एग्जांपल यूं कंसीडर कर रहा हूँ कि अल्टीमेटली तुम्हें जाना एप्पल के पास ही पड़ेगा। तुम रेडीली अवेलेबल रिसोर्सेज में, वो तो सिर्फ लोकेशन चेंज हो रही है ना, कि भाई मैं एक एप्पल के शोरूम से चला जाऊँ दूसरे, लेकिन अल्टीमेटली मेरा अरेंजमेंट तो एप्पल के साथ ही हो रहा है। तो उसका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ना मैं खुद इंस्टॉल कर सकता हूँ, ना किसी और थर्ड पार्टी से करवा सकता हूँ, मुझे एप्पल वालों के पास ही जाकर करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहला वाला क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा है। क्या ये बात समझा पा रहा हूं मैं आपको? तो हमारे पास पहला क्राइटेरिया आ गया, कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड्स एंड सर्विस आइदर ऑन इट्स ओन, अपनी मदद आपके तहत, और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज दैट आर रेडीली अवेलेबल विद द कस्टमर, किसी और की मदद लेकर। एंड पॉइंट नंबर 2 में कंप्लीट जजमेंटल बात है। मैं रीड करता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं एग्जांपल से। Promise to transfer good or service is separable from other promises in the contract. एक goods and service दूसरे goods and service in the contract से separable हो। Promise in a contract to transfer good and service is separable को underline कर लो, from other promises in the contract. Factors that indicate that 2 or more promises to transfer goods and service to the customer are not separately identifiable include but are not limited to the following। कहता है एक गुड एंड सर्विस दूसरे गुड एंड सर्विस से सेपरेबल होना चाहिए। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि ये इस बात की तरफ लेकर जाते हैं कि ये सेपरेबल नहीं है, सेपरेट आइडेंटिफाइबल नहीं है? वो फैक्टर्स आपके सामने लिखे। Entity does not provide a significant service of integrating the goods or service with the other good or service promised in the contract include into a bundle of goods and service that represent the combined output. The goods and service does not significantly modify or customize other goods/service. The goods and service are not highly interdependent or highly interrelated. Assessment requires judgment and consideration of all relevant facts and figures। ये जो लास्ट लाइन लिखी है ना, ये मैंने इंटेंशनली बोल्ड और रेड कलर से लिखी है। आप लोगों के पास तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट है, ऑनलाइन वालों से कह रहा हूँ। Assessment requires judgment and consideration of all relevant facts and circumstances, कि ये टोटली तुम्हारी जजमेंट्स और असेसमेंट्स पे बेस करता है। यहाँ कोई 2+2 वाला रूल अप्लाई नहीं कर सकता। इसको भी एग्जांपल से देखते हैं। देखो लास्ट पॉइंट में सिंपली ये कह रहा है कि गुड्स एंड सर्विस दूसरे गुड्स एंड सर्विस से अगर सेपरेबल होने चाहिए। सेपरेबल के लिए वो 3 इंडिकेटर्स दे रहे हैं यार, इन तीनों इंडिकेटर्स की बेसिस पे आप असेस करोगे कि अदर वो सेपरेबल है या नहीं है। कहता है एक गुड्स एंड सर्विस
इनपुट के तौर पे इस्तेमाल ना हो एक कंपाउंड आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। एक गुड्स एंड सर्विस दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज पे हाईली डिपेंडेंट, हाईली इंटररिलेटेड ना हो। एक गुड्स एंड सर्विसेज दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज को बहुत ज्यादा मॉडिफाई या कस्टमाइज ना कर। अब इसको एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल कि दो सीए के इंस्टीट्यूट्स हैं, सीए इंस्टीट्यूट 1, सीए इंस्टीट्यूट 2। ये दोनों इंस्टीट्यूट्स FER2 की क्लासेस ऑफर कर रहे हैं। दोनों इंस्टीट्यूट्स के जो रेलेवेंट टीचर्स है या जो रेलेवेंट फैकल्टी मेंबर्स है वो FER2 के कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। तो FER2 के कोर्सेज ऑफर करने में वो लेक्चर्स दे रहे होंगे प्लस आपको नोट्स या कोई हैंड आउट या हैंडबुक दे रहे होंगे। ये वाला इंस्टीट्यूट का टीचर भी आपको लेक्चर दे रहा होगा एंड कोई नोट्स या हैंडबुक दे रहा होगा जिससे वो चीजें कवर करवा रहा होगा। अब सवाल ये है कि क्या ये दोनों सेपरेट परफॉर्मेंस एप्लीकेशन है या सिंगल परफॉर्मेंस एप्लीकेशन? ये हम इतनी इंफॉर्मेशन पे तो कंक्लूड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे जो टीचर है ना, इसने अपने नोट्स और अपने लेक्चर्स इस तरह से डिजाइन किए हुए कि ये क्लास कंडक्ट नहीं कर सकता अगर इसके पास हैंडबुक या नोट्स अवेलेबल ना हो, या इसके स्टूडेंट्स के पास हैंडबुक या नोट्स अवेलेबल ना हो, या इसकी बुक इस तरह की बनाई गई है कि कोई स्टूडेंट ये चाहे ना कि मैं इस बुक को परचेज करके सेल्फ स्टडी कर लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। भाई बहुत सारी टीचर्स की किताबें ऐसी होती हैं कि आप सिर्फ किताब भी ले लो ना तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेबल होती है, सिनेरियो डिस्कस्ड है, छोटी सी एग्जांपल है, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन है, फिर उसका सॉल्यूशन। लेकिन बहुत सारी टीचर्स की बुकों में इतनी डिटेलिंग नहीं की जा रही होती, डायग्राम बनाई हुई होती है इनकम्प्लीट, कि इस तरह से बुक डिजाइन की जा रही होती है कि वो बच्चे के किसी काम में नहीं आएगी अनलेस कि वो मुझसे पढ़े। ऐसा होता है ना। तो अगर तो एक टीचर ने अपने लेक्चर्स और हैंडआउट्स को इस तरह से प्रिपेयर किया है कि वो लेक्चर्स कंडक्ट नहीं कर सकता अगर क्लासरूम में बच्चों के पास या टीचर के पास बुक या हैंडआउट अवेलेबल ना हो, एंड वाइस वर्सा, उसकी बुक भी इस तरह की है कि अगर बच्चा सिर्फ बुक ले ले और टीचर से ना पढ़े तो वो सेल्फ स्टडी के काबिल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये मैंने कैसे एग्जांपल क्रिएट की जहां पे ये दोनों डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। सेम कोई ऐसा भी टीचर हो सकता है, बहुत सारे टीचर्स ने देखा होगा कि वो क्लास कंडक्ट करते हैं, नोट्स या हैंडआउट्स में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे होते। बहुत सारे टीचर्स का तुमने पढ़ने का तरीकाकार इस तरह से देखा होगा कि क्लास में लेक्चर कोट किया, एग्जांपल्स भी दी, एग्जांपल्स बोर्ड पे सॉल्व भी करवा दी खुद ही क्रिएट करके, वो बुक को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। और उनकी बुक इस तरह की है कि बुक में सारी चीजें क्लियरली इस तरह से डिफाइंड है कि अगर वो बच्चा उनसे ना भी पढ़े तो वो सिर्फ बुक से भी सेल्फ स्टडीज कर सकता है। तो इसका मतलब है कि अब ये दोनों चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इस केस में मैं कहूंगा कि गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट सेपरेबल। इस केस में मैं कहूंगा कि गुड्स एंड सर्विसेज आर सेपरेबल। फिर ये दो सेपरेट परफॉर्मेंस एप्लीकेशन कंसीडर की जा रही होगी। तो दोनों क्राइटेरिया ऑब्वियसली कोई 2+2=4 वाला रूल नहीं है। हम बहुत ज्यादा जजमेंट्स और एस्टिमेट्स को इन्वॉल्व कर रहे होंगे केस टू केस बेसिस पे। आपके लेवल पे एग्जामिनर इन चीजों में मैंने देखा इतना कंफ्यूज नहीं करता, वो खुद चीख कर बता देता है कि भाई इतनी परफॉर्मेंस एप्लीकेशन है। लेकिन फाइनल लेवल पे आप नंबर ऑफ परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस आइडेंटिफाई करते हो और आपने इसको आइडेंटिफाई करने के बैक पे क्या असेसमेंट्स, क्या अजम्पशंस लिए हैं वो भी आपको जॉट डाउन करनी पड़ जाती है। तो दो क्राइटेरिया, नंबर 1, customer can benefit from such goods and services either on its own or together with other resources available with the customer, and goods and services are separable from other goods and services in the contract। separability के लिए उसने बताया कि एक गुड एंड सर्विस कंबाइन आउटपुट ना क्रिएट कर रहे हो, एक गुड्स एंड सर्विस दूसरे गुड्स एंड सर्विस को बहुत ज्यादा मॉडिफाई या कस्टमाइज ना कर रहे हो, एक गुड्स एंड सर्विस दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर हाईली डिपेंडेंट या इंटर रिलेटेड नहीं होने चाहिए। क्या ये बातें मैं समझा पा रहा हूं आपको? एक आसान सा सवाल देखते हैं फिर मजीद डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 3-4 होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 पर है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है पीको लिमिटेड, ठीक है सवाल सबको। पीको लिमिटेड sells 10 washing machine for 20,000 each to retailer company. PL also provide the following free of cost: free service and maintenance for 3 years, 10 kg of washing powder every month for the next 18 months, and a discount voucher for a 50% discount if next purchase is made in next 6 months. एक कंपनी है, उसने 10 वॉशिंग मशीन सेल की 20,000 रुपए के, और वॉशिंग मशीन के साथ साथ ये 3 चीजें फ्री में दी गई। 3 साल की फ्री रिपेयर एंड मेंटेनेंस, 18 महीनों का सर्व, और अगले 6 महीनों के लिए एक डिस्काउंट वाउचर के अगले 6 महीनों में अगर आप कोई और परचेज करते हो तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा होगा। हाउ मेनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आर इन द कॉन्ट्रैक्ट? कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है यहाँ पे? 1, 2, 3 या 4? सर 4 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है यहाँ पे। वॉशिंग मशीन अलग, 3 साल की रिपेयर एंड मेंटेनेंस अलग, वॉशिंग पाउडर 18 महीने का अलग, और 6 महीने का डिस्काउंट वाउचर अलग। सर डिस्काउंट वाउचर को थोड़ा एक्सप्लेन करें कि डिस्काउंट वाउचर का यहाँ सवाल में जिक्र आ गया, जाहिर है ऑब्वियसली कि ये थोड़ी अर्ली चीज है कि आ गई है, लेकिन आने वाले वक्तों में आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है कस्टमर्स राइट फॉर एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज। कि एट टाइम्स ऐसा होता है कि आप कस्टमर को कोई एक चीज सेल करते हो और उसे फ्यूचर में डिस्काउंट देने का वादा कर लेते हो। आप किसी मतलब कपड़ों की दुकान में जाते हैं, दुकान वाले के साथ रिजेक्ट करते हैं, वो क्या कहता है कि बाजी आप अभी कर ले, अगली दफा मैं आपको डिस्काउंट दे दूं। या अगर आप किसी प्रोफेशनल माहौल कोई चेज इम्तियाज वगैरह जाते हो तो वहां पे एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा परचेज करने पर आपको कूपन दिए जाते हैं कि भाई ये कूपन हम आपको दे रहे हैं क्योंकि आपने अभी 5,000 की शॉपिंग की है, अगली दफा इन कूपन को यूटिलाइज करके आप सर्टेन डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। वो कस्टमर्स को गिनने की स्ट्रेटेजीज होती है। तो कस्टमर को जो मैं फ्यूचर डिस्काउंट का वादा कर रहा हूं, तो इट इज ऑल्सो अ प्रॉमिस, इट इज ऑल्सो अ इकोनॉमिक बेनिफिट। तो वो भी एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस बनेगी, उसको भी हम डिटेल में एक अलग हेडिंग में कवर करेंगे। तो यहाँ पे इटसेल्फ 4 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। भाई वो सिर्फ आपसे वॉशिंग मशीन ले जाता, क्या वो उससे इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर सकता था? यस। डिस्काउंट वाउचर ना भी होता, आप उसको सर्फ ना भी देते, आप उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस ना भी देते, तो वो वॉशिंग मशीन तो इस्तेमाल कर सकता था। तो वॉशिंग मशीन अलग है, 18 महीनों की रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सॉरी 3 साल का रिपेयर एंड मेंटेनेंस अलग है, 18 महीनों का सर्व अलग है, और 50% का डिस्काउंट वाउचर ये अलग परफॉर्म, यानी कि टोटल यहाँ पे 4 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं। सॉरी सर किसी ने बड़ा ही लॉजिकल सवाल सोचा है कि जो तीसरी वाली बात है ना, डिस्काउंट वाउचर ऑफ 50% डिस्काउंट इफ नेक्स्ट परचेज इज मेड इन द नेक्स्ट 6 मंथ, ये तो फ्यूचर परचेज से रिलेटेड है, तो इसको क्यों परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मान रहे हैं? इसको परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को मानने का मतलब पता है क्या हुआ? कि जब तुम 20,000 रुपए की एलोकेशन करोगे ना, तो 20,000 वॉशिंग मशीन को भी एलोकेट होगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस को भी एलोकेट होगा, वॉशिंग पाउडर को भी एलोकेट होगा, और डिस्काउंट वाउचर को भी एलोकेट होगा। इसका सवाल ये है कि मैं इसको क्यों एलोकेट करूं या इसको क्यों परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानूं, जबकि ये तो फ्यूचर परचेजेस से रिलेटेड है। बड़ा ही लॉजिकल वे इसको सोचने का। भाई तुम आज आते हो IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस में और तुम ताहिर से FAR2 के एडमिशन की बात करते हो। ताहिर तुम्हें कहता है कि भाई FAR2 की लेट से 18,000 रुपए की फीस है, और तुम उसे कहते हो यार ताहिर भाई 18,000 रुपए तो बहुत ज्यादा है, काइंडली थोड़ा डिस्काउंट कर दो। तो ताहिर कहता है कि सर हमने अभी नया नया कैंपस बनाया, अभी हमारे खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आप अभी 18,000 रुपए दे दें, फाइनल में भी आप हमारे पास ही आएंगे FFR के लिए, उस वक्त मैं आपको 5,000 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा। मैं उससे फ्यूचर में 5,000 रुपए का डिस्काउंट का वादा कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि उसने मुझसे आज FAR2 पढ़ा। तो इसका मतलब है कि आज जो मैंने उससे 18,000 रुपए रिसीव किए, वो सारे के सारे FAR2 के तो नहीं थे ना, उसमें कुछ अमाउंट मैंने FFR का भी रिकवर कर लिया। और ये बड़ी ही जबरदस्त मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती। हम लोग, इंसान सोचता पता है किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है जो कि 20,000 की जगह 15,000 रुपए का डिस्काउंट लगा हुआ है कि भाई एक चीज प्रोडक्ट 20,000 रुपए की है, जनरल पब्लिक उसको 15,000 रुपए की बाय कर सकती है। ये आपको इतना मोटिवेट नहीं करेगा बाय करने के लिए। लेकिन अगर मैं कहूं ना कि यार आपके पास एक टोकन है, भले वो टोकन मैंने आपको फ्री में दिया है,
जो चीज बाकी 20,000 की खरीद सकते हैं, आप इस टोकन से 15,000 की खरीद लोगे, तो आप ज्यादा बाउंड होंगे कि यार मैं ये टोकन को यूज करूँ और 5,000 रुपए का, हालांकि फायदा आपको कोई नहीं हो रहा, आपको जाने देने 15,000 ही। ये जो वो बोगो वगैरह के फूड के कार्ड्स वगैरह होते हैं, ये इतना सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल क्यों है? आपने 1,000 रुपए का कार्ड, अब वैसे सोचो तो 1,000 रुपए का अगर 1,000-2,000 रुपए का कार्ड आता है और 1-2 दफा अगर आप बाइंग करो ना, तो वो कार्ड के पैसे तो वैसे ही बाहर हो जाते हैं, लेकिन वो आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं कि जब आपके ऊपर कार्ड आ जाता है, आपके पास कार्ड आ जाता है, आपके दिल ही दिल एक मीटर स्टार्ट हो जाता है कि यार 1 साल में मुझे ये कार्ड यूज करना, और फिर आप उसे परचेजेस करते रहते हो। हालांकि इतनी स्कीम्स तो विदाउट कार्ड भी वो रेस्टोरेंट्स वैसे ऑफर कर देते, लेकिन एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि जब आपको कस्टमर को किसी फ्यूचर डिस्काउंट का वादा डिपेंडेंट बना दो, तो फिर कस्टमर साइकोलॉजिकली ये सोचता है कि यार ये मैं अवेल करूं और डिस्काउंट का बेनिफिट एंजॉय करूं। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि अगर मैं तुम्हें FAR2 के 18,000 ले रहा हूँ इस वादे पे कि तुमने FFR भी मुझसे ही पढ़ना है, तो मैं तुम्हें उसमें डिस्काउंट दे दूंगा। तो इसका मतलब है कि यार आज जो 18,000 मैंने तुमसे रिकवर किया ना, वो सिर्फ FAR2 के नहीं थे, इसमें कुछ हिस्सा FFR का भी था। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही, सारे इंडिपेंडेंट सेपरेट परफॉर्मेंस एप्लीकेशन है। जो पहला अगर मैं वॉशिंग मशीन सिर्फ बाय करता और रिपेयर एंड मेंटेनेंस ना करता, ना होती, और इन केस कि वॉशिंग मशीन खराब नहीं होता तो भी मैं इसको यूज कर रहा हूँ, खराब हो जाता है तो जरूरी तो नहीं है कि इस दुकान वाले के पास जाऊं, किसी से रिपेयर करवा सकता था। या मैं इसे वॉशिंग मशीन बाय ना करता, मेरे पास अपना कोई वॉशिंग मशीन होता, तो भी मैं इस दुकान वाले से रिपेयर करवा सकता था। तो डिपेंडेंसी इस तरह से सेपरेट होगी। क्या ये बात समझ आ रही है? मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है अ बिल्डर, तुम्हारे पास फाइल्स लैन कनेक्टेड नहीं है तो इनका वीडियो का मसला क्यों आता है? क्वेश्चन नंबर 6, अ बिल्डर promises to construct customer X a wall. Builder company will deliver the bricks to the customer X and premises and then will build the wall for customer X. How many performance obligation are in the contract? सर बेदिरक सबने सही कंक्लूड किया कि एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। भाई जैसे मैंने लास्ट बैच में क्या करा कि ये दीवार पहले यहाँ कहीं हुआ करती थी, मैंने बुलाया कॉन्ट्रैक्टर को, मैंने बोला भाई ये दीवार तोड़ के बाजू वाला कमरा भी अंदर ले लो इस कमरे में। तो मैंने कहा भाई मैं ईंट पत्थर लाने की जिम्मेदारी नहीं करूंगा, जो भी है आपने ही करना है, पत्थर भी आपने लेकर आना है, मट्टी बजरी भी आपके लेकर आनी है, सीमेंट भी आपके लेकर आनी है, जो यहाँ से मलबा निकलेगा वो भी आपको ही फिकवाना है। तो वैसे सोचे तो दो चीजें हैं, एक तो मटेरियल, एक कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। लेकिन IFRS 15 में अगर ऐसा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करें तो ये एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। क्यों? क्योंकि वो बजरी, ईंटें और सीमेंट, बजरी, ईंटें और सीमेंट एज अ इनपुट इस्तेमाल हो रहे हैं इस वॉल को क्रिएट करने के लिए, डिपेंडेंट है इस वॉल को क्रिएट करने के लिए, कस्टमाइज हो रहे हैं इस वॉल को क्रिएट करने के लिए। तो अब ये दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ही है, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसीडर किया जाएगा। क्या ये बातें समझा पा रहा हूं मैं आपको? वापस से प्रेजेंटेशन बनाए अपने, और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की पहली प्रेजेंटेशन बनाए। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट की ना 2 प्रेजेंटेशंस आ गई आपके पास गलती से, उसकी सेकंड वाली प्रेजेंटेशन को कट कर दे। डिस्ट्रिक्ट की जो मैंने रीड की है ना, बस वही रहने दें, सेकंड वाली प्रेजेंटेशन कट कर दे, गलती से 2 आ गई है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वाली स्लाइड पर आओ, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की पहली स्लाइड पर आओ। सबसे पहले तो हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन रीड की थी, प्रॉमिस इन अ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर टू द कस्टमर आइदर गुड्स एंड सर्विस दैट आर डिस्टिंक्ट और सीरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट आर सब्सटेंशियली सेम एंड हैव सेम पैटर्न ऑफ ट्रांसफर टू द कस्टमर। इसके बाद 2 और पॉइंट्स लिखे हैं। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कैन बी बोथ एक्सप्लिसिट स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड इम्प्लिसिट implied by the entities customary business practices। कह रहे ये जो कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, हो सकता है ये एक्सप्लिसिट हो, यानी कि कस्टमर के साथ इन राइटिंग या वर्बली एग्रीड हो कि ये काम करके दूंगा, और हो सकता है कि आपने कस्टमर के साथ स्पेसिफिकली इन राइटिंग या वर्बली एग्री ना किया हो, लेकिन आप अपनी पास्ट प्रैक्टिसेस या पॉलिसी के तहत ही इस बात के लिए मशहूर हो कि आप ये वाला भी काम करके दे रहे होते हो। भाई फॉर एग्जाम्पल, आपके इलाके में एक मोबाइल शॉप है, आप उस मोबाइल वाले से मोबाइल परचेज करते हो, अगले 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, महीने भर में उस मोबाइल में कोई खराबी आ जाए और दुकान वाले के पास लेकर जाओ तो वो उसको सही कर देता है।
अब वो कोई वादा नहीं कर रहा कि यार आज मुझसे अब्दुल्ला मोबाइल लेके जा रहे हो तो अगले 1 महीने तक मैं तुम्हें एंटरटेन करूंगा, लेकिन वो इलाके में मशहूर है इस बात के लिए कि यार ये फला दुकान वाला ऐसा है कि इसके पास अगर कोई चीज लो और वो खराब भी हो जाए तो वो 1 महीने के अंदर अंदर सही कर देता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ भी 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, मोबाइल फोन अलग, या प्रोडक्ट अलग, और उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इवन दो कि वो एक्सप्लिसिटली एग्रीड नहीं है, लेकिन वो दुकान वाले के पास प्रैक्टिसेस ने क्रिएट कर दिया है कि यार जब भी इससे कोई चीज परचेज करो वो अगले 1 महीने की रिपेयर एंड मेंटेनेंस फ्री में करके दे रहा होता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे FAR2 पढ़ने आते हो, लेक्चर्स तो दे ही जाएंगे, और लेट से कि भाई हमने ब्रोशर जो बनाया ना FBI का क्या कह रहा हूँ, फेसबुक का, उसमें हमने लिखा कि FAR2 पढ़ाएंगे सर मुर्तुजा का 18,000 रुपए की फीस। बस ये लिखा हुआ है कि FAR2 पढ़ाएंगे सर मुर्तुजा 18,000 रुपए की फीस। पास में मैंने अपने स्टूडेंट्स को बुक्स फ्री में दे दी है। तुम लोग भी इसी उम्मीद पे आए थे कि 18,000 रुपए में पढ़ाएंगे भी सर, क्योंकि बच्चों ने ये कहा था कि यार 18,000 रुपए में सर बुक भी दे देते हैं, तो आप लोग भी इसी उम्मीद पे आ गए कि सर पढ़ाएंगे भी सर और बुक भी सर दे रहे होंगे। अगेन मैंने बुक का कोई वादा नहीं किया, लेकिन मेरी पास प्रैक्टिस से ये बात एस्टैब्लिश थी कि भाई मैं बुक भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, तो इटसेल्फ यानी कि यहाँ पे 2 परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कैन बी आदर स्पेसिफिकली मेंशन्ड, एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड, रिटन और वर्बली, या फिर ये हमारी पास प्रैक्टिसेस कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से इंप्लाइड हो सकती है। लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इफ नो ट्रांसफर टू द कस्टमर, नो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, फॉर एग्जांपल एडमिन और इंटरनल अप्रूवल्स। अभी सुनिएगा, प्रैक्टिकली देखो IFRS 15 का जो प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल है, पहले कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई किया, फिर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई की, फिर प्राइसिंग आइडेंटिफाई की, फिर प्राइसिंग को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे एलोकेट किया, फिर जैसे जैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करता जा रहा हूं, जैसे जैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करता जा रहा हूं, यानी कि जैसे जैसे कस्टमर को गुड्स एंड सर्विस देता जा रहा हूं, वैसे वैसे मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड करता जा रहा हूं। यानी कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन डिपेंडेंट है अपॉन सेटिस्फैक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अपॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए आप कोई काम करते हो जो कि जरूरी था उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, लेकिन उस काम की वजह से कस्टमर को कोई वैल्यू डिलीवर नहीं हो रही, कस्टमर को कोई गुड्स एंड सर्विस डिलीवर नहीं हो रहे, तो ये चीज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए मैं कोई काम करता हूं जो कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए जरूरी था, लेकिन उस काम की वजह से कस्टमर को कोई वैल्यू डिलीवर नहीं हो रही, तो ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है। इसके अगेंस्ट ना एलोकेशन होगी ना इसके अगेंस्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। फॉर एग्जांपल कि ओकाशा का कैफे क्लियर नहीं हो पाता और ओकाशा जो है ना ये वाला काम छोड़कर एक कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है, ठेकेदार बन जाता है, लोगों के क्या वो घर वगैरह बना के दे रहा है। अब ओकाशा के पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया, ओकाशा के पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया कि इसे एक बेंगलो कंस्ट्रक्ट करवाना है, लेट्स से बहरिया टाउन में। ओकाशा के पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया, मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, मैंने कहा चलो IQ ने इतना लूटा है इसको, हम इससे थोड़ा प्रॉफिट दे देते, बेंगलो बनवा लेते इससे। तो हमने इससे कॉन्ट्रैक्ट किया कि ओकाशा हमें जो है ना बहरिया टाउन में एक बेंगलो बनवाना है और 3 माले की बिल्डिंग बनानी है, उसमें ये सारी स्पेसिफिकेशन हमने इसको बता दी। अब ओकाशा ने कहा कि इसको बनाने में लेट से 3 महीने का टाइम लग जाएगा, 3 महीने तक मजदूरी करेंगे तो बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। तो ओकाशा ने सोचा कि यार बहरिया टाउन के अगर मजदूर हायर करूंगा वो तो बड़े महंगे हैं, तो मैं काम करता हूँ कि कराची से मजदूर वहां लेके जाता हूँ, और जाहिर है कि मजदूर अगर वहां बेंगलो बनाएंगे और 3 महीने तक अगर वो डेली कराची आए, बहरिया टाउन जाए, बहरिया टाउन से कराची मतलब ट्रेवलिंग करते रहे, तो ये तो बड़ा खर्चा हो जाएगा। तो ओकाशा ने क्या किया कि इसी एरिया में कुछ क्या कहेंगे टेम्पररी टेंट एंड वॉशरूम्स बना दिए कि भाई 3 महीने तक मेरा वर्कर वहां रहेगा, कंस्ट्रक्शन करेगा, तो उनको आराम भी करना है, उनको वॉशरूम भी यूज करना है, तो उन्होंने कोई टेम्पररी टेंटिंग और वॉशरूम्स वगैरह क्रिएट करते अपने वर्कर्स के लिए। अब जब ओकाशा ने अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई की, तो ये वाला काम भी इसको करना है, क्यों, इसमें वर्कर रहेंगे और वर्कर ये काम करके दे रहे होंगे, तो ये काम एक ऐसा काम था जो कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए जरूरी था, लेकिन वर्कर्स के टेंट और वॉशरूम से मुझे कोई सरोकार नहीं है, मुझे कोई वैल्यू डिलीवर नहीं हो रही, तो ओकाशा के पर्सपेक्टिव से ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है, इसके अगेंस्ट कोई रेवेन्यू रिकॉग्निशन
इसको अगेंस्ट करके इसको रेवेन्यू को अलोकेशन नहीं हो रही होगी। जब आप फर्म्स वगैरह में जाएंगे तो बिग 4 फर्म्स में स्पेसिफिकली क्या होता है कि जब भी उनके पास कोई क्लाइंट आता है ना, तो क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले उस क्लाइंट के ऊपर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। उसमें क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, पहले हम उसकी इंटरनेट से हिस्ट्री सर्च करते हैं कि यार ये कहीं पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड क्लाइंट तो नहीं है, ये पास में लोगों के पैसे खा के तो नहीं भागा, ये किसी इलीगल या अनलॉफुल एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं है। ये प्रैक्टिकली हम लोग फर्म्स में करते हैं, क्योंकि फर्म्स ऐसे क्लाइंट्स को नहीं एक्सेप्ट कर सकती जिसमें उनका रेपुटेशनल लॉस या रेपुटेशनल रिस्क शामिल हो। और ये प्रोसेस कोई 2-3 हफ्ते चलता है। जब भी क्लाइंट आता है ना, तो जैसे मैं मैनेजर था, जब मेरे पास कोई नया क्लाइंट आ रहा होता था मेरे पार्टनर के पास, तो मुझे बड़ी कोफ्त होती थी, यार ये क्या मुझे फजूल काम करना पड़ता है। मैं गूगल पे जाके उनके बारे में पढ़ रहा हूँ कि पास में इन्होंने पैसे टाइम पे दिए हैं, किसी बैंक के साथ डिफॉल्ट तो नहीं किया, कोई पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप्स तो नहीं है, लोगों के साथ फ्रॉड, इलीगल कोई अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं। अब जाहिर है मुर्तुजा का अगर एक क्लाइंट की अप्रूवल से पहले ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तो फर्म के पर्सपेक्टिव से एक टाइम एंड कॉस्ट तो लग रही है ना। लेकिन मेरी एक्टिविटी का परफॉर्म करना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि क्लाइंट के अप्रूवल से पहले अगर मुझे ये सारे काम करने पड़ रहे हैं तो उससे क्लाइंट को थोड़ी कोई वैल्यू डिलीवर हो रही है, उससे क्लाइंट को कोई वैल्यू डिलीवर नहीं हो रही है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसीडर नहीं किया। फॉर एग्जांपल भाई मैंने FAR2 का बैच लॉन्च कर दिया कि भाई FAR2 पढ़ाएंगे आपको, 18,000 रुपए की फीस है, और आप लोगों ने आके एडमिशन ले लिया। अब मुझे आप लोगों को FAR2 पढ़ाना है, जिसमें लेक्चर्स दूंगा, बुक दे रहा हूँ, लेकिन एक माहौल भी तो बनाना है। दीवारों के ऊपर पेंट हो रहा है, एयर कंडीशन लग रहे हैं, चेयर लग रहे हैं, और ये सारी चीजें खर्च हो रही है। क्या ये सारी चीजें यहाँ की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन काउंट की जाएगी? नहीं। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज समथिंग दैट वैल्यू इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर। आपको वैल्यू डिलीवर्ड होगी इन द बुक ऑफ हैंड, इन द फॉर्म ऑफ हैंडबुक, इन द फॉर्म ऑफ माय लेक्चर्स। तो ये जो मैंने यहाँ पे पेंटिंग करवाई, चेयर्स लगवाई, कालीन लगवाया, ये सारी चीजों से आपको, हाँ ये सारी चीजें प्लेटफॉर्म है, लेकिन आप कोई वैल्यू हासिल नहीं कर रहे, तो ये सारी चीजें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसीडर नहीं की जाएगी। ये कॉन्ट्रैक्टर का अपना खर्च, मतलब ये वो काम है जो कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए करना है। मैंने आपको FAR2 पढ़ाना है, तो मुझे यहाँ पे चेयर्स रखनी है, एक माहौल बनाना है, लेकिन इससे अल्टीमेटली कस्टमर को कोई वैल्यू डिलीवर नहीं हो रही, तो ये चीजें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसीडर नहीं की जाएगी। मैं चाहता हूं कि जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की दोनों स्लाइड्स हैं जो हमने कवर की, इन दोनों स्लाइड्स को एक दफा खुद से रीड करें, फिर हम एक दो सवाल और देखते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करता हूं, आसान सा सवाल है, और आपके IFRS 15 के एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल है, दैट इज इलस्ट्रेटिव एग्जांपल नंबर 12, ये उससे सेम मिलता जुलता सवाल है। कहता है ABC कॉर्पोरेशन, प्रोड्यूसर ऑफ क्लीनिंग मशीन, sell their cleaning machine to various companies, determine the performance obligation in the following 3 contract। एक कंपनी है ABC प्रोड्यूसर्स के नाम से, जो कि वॉशिंग मशीन बनाती है, वेरियस कंपनीज को सेल करती है। 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में अपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को आइडेंटिफाई करना है। पॉइंट नंबर 1, इन कॉन्ट्रैक्ट विद क्लाइंट A, ABC promises to deliver 10 cleaning machine for a total price of 2 lakh। The contract A contain a clause about a free repair and maintenance services within 2 years after the purchase। एक कॉन्ट्रैक्ट किया हमने क्लाइंट A के साथ, जिसके तहत उसको 10,000 वॉशिंग मशीन देंगे 2 लाख रुपए की प्राइस पे। कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज लिखा हुआ है कि इन वॉशिंग मशीन के साथ साथ अगले 2 सालों तक फ्री रिपेयर एंड मेंटेनेंस दी जा रही होगी। तो यहाँ पर 2 एक्सप्रेस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, 2 एक्सप्लिसिट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो लिख लीजिएगा ये बात, 2 एक्सप्लिसिट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, यानी कि दोनों एग्रीड हुई भी है। फिर वो कॉन्सेप्ट ही क्या बचेगा सवाल में। पॉइंट नंबर 2, इन कॉन्ट्रैक्ट विद क्लाइंट B, ABC promises to deliver 5 cleaning machine for a total price of 1 lakh। No warranty is promised in the contract। However, ABC Corporation is well known for its perfect customer service and providing 1 year free repair and services in the past। सर एक क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट, क्लाइंट B के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 5 वॉशिंग मशीन देनी 1 लाख रुपए, कस्टमर को कोई वारंटी का वादा नहीं किया, लेकिन मैं पहचाना चाहता हूं अपने परफेक्ट कस्टमर सर्विसेज 1 साल की रिपेयर मेंटेनेंस के लिए। सर यहां भी 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, मगर एक एक्सप्लिसिट है और एक इम्प्लिसिट है। एक एक्सप्लिसिट है, एक इम्प्लिसिट है।
one explicit and one implicit performance obligation. Point number 3 बड़ा अच्छा है. In contract with client C, ABC promises to deliver 50 cleaning machine for a total price of 1 million. No warranty is promised in the contract, and ABC usually does not provide any free service in the country of client C. कहता हमने क्लाइंट सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया 50 वॉशिंग मशीन 10 लाख रुपए, कोई वारंटी प्रॉमिस नहीं है, और जिस कंट्री में ये क्लाइंट सी है वहां पे हमारी कोई ऐसी रेपुटेशन भी नहीं है कि फ्री में करके देंगे. However, after the contract is signed, ABC offers to provide free maintenance services to any party that purchases the cleaning contract. कह रहे जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया उसके बाद हमने ऑफर लगा दी कि अब जो भी हमसे वॉशिंग मशीन खरीदेगा हम उसको फ्री में सर्विसेज दे रहे होंगे. सर हमारा जो यहाँ पे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है ना उसमें तो एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है. कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद हमने कहा कि भाई चलो जो वॉशिंग मशीन खरीदेगा उसको हम फ्री में मेंटेनेंस सर्विसेज दे रहे होंगे. क्या करें इसका? सर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में तो एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, फिर बाद में हमने एक चीज ऐड कर दी, तो अब ये 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बन सकती है, लेकिन इससे लिंक कुछ कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. कुछ बात है मैं आपको बता देता हूं. एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि आपके कोर्स का ही पार्ट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि आपके कोर्स का ही पार्ट है, जिसका टाइटल है IS 37. एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आप FAR 2 में ही कवर करेंगे, IS 37. इसका टाइटल है प्रोविजंस, कंटीजेंट एसेट्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज. इस स्टैंडर्ड के अंदर एक कॉन्सेप्ट आपको कवर करवाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड onerous contract. onerous contract के लफ्जी माने का मतलब है लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट. भाई एट टाइम्स ऐसा होता है कि आप कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो. प्रैक्टिकली स्पीकिंग जब भी कस्टमर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करोगे, कोई गुड सर्विस या कुछ भी काम करने का वादा करोगे, तो आप ये देखोगे कि कस्टमर के लिए मैं काम कर रहा हूं तो इसमें मेरा कितना खर्चा होगा, कस्टमर से मुझे जो पैसे मिलेंगे वो कितने होंगे, और फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करता हूं कंसीडरिंग कि मेरे पास कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन्ड हो. आम हालात में आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करो, चाहे वो गुड्स का हो, चाहे वो सर्विसेज का हो, या किसी भी चीज का हो, आप ये देखते हो कि भाई इस गुड्स या सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए मेरा कितना खर्चा होने वाला है, कस्टमर से मुझे कितना ज्यादा मिलेगा, और जो भी डिफरेंशियल होगा वो मेरा सिंपली प्रॉफिट है. लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने एक कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिटेबल था, सब्सिक्वेंटली वो कॉन्ट्रैक्ट लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाए. फॉर एग्जांपल कि आपकी मटेरियल कॉस्ट आगे जाके बढ़ जाए, आपकी लेबर कॉस्ट आगे जाके बढ़ जाए. आज की तारीख में प्रैक्टिकली बता रहा हूं, जितने ज्यादातर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं उन सब के कॉन्ट्रैक्ट किसी ना किसी वे में ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बन गए. क्योंकि बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के केस में प्रैक्टिकली होता क्या है, आज आपने कोई फ्लैट, कोई प्लॉट, कोई बेंगलो बुक करवा लिया 10 लाख रुपए का या 1 करोड़ रुपए का, 3 साल की इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना है, और 3 साल तक वो कंस्ट्रक्शन करके आपको पोजीशन दे रहा होगा. प्रैक्टिकली यही होता है जब कोई नए फ्लैट्स बन रहे हो, दुकानें बन रही हो, बेंगलोज बन रहे हो, कम्युनिटी बन रही हो, तो वो आज प्राइस एग्री हो जाती है, 3 सालों में वो कंस्ट्रक्शन भी चलती रहती है, आप इंस्टॉलमेंट भी देते रहते हो, और 3 साल के बाद आपको लीगल ओनरशिप और पोजीशन ट्रांसफर हो जाता है. अब पिछले 2-3 सालों में जितने सारे कॉन्ट्रैक्ट हुए जो कि 3-3, 4-4, 5-5 साल का स्पैन रखते हैं, एकदम से आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई है. जो सरिया पहले 20 लाख रुपए पर टन आ रहा होता था वो 50 लाख रुपए पर टन आ रहा है. जो लेबर कॉस्ट थी वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गई है, जो एनर्जी कॉस्ट थी पेट्रोल वगैरह की वो सिग्निफिकेंटली. तो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट आपको ऐसे नजर आते हैं आज की तारीख में प्रैक्टिकली जो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बन गए. और ये तो सिर्फ एक एग्जांपल दी है, इसकी 10,000 एग्जांपल हो सकती है कि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लो, आगे जाके वो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बन जाए. अब IS 37 ये कहता है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो जितना अनअवॉइडेबल फ्यूचर लॉस है, इसका आप अपने फाइनेंशियल्स में एक प्रोविजन बना देंगे.
हमें मालूम है कि जब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ना, वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पे बनाते हैं, यानी एसेट और इनकम को उस वक्त तक रिकॉर्ड नहीं करते जब तक कि वो सर्टेन या अर्न ना हो जाए, लेकिन लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस अगर प्रोबेबल भी हो जाए तो भी हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आगे जाके लॉस सिचुएशन आपको नजर आ रही है कि यार अब ये पूरा करूंगा ना तो नुकसान होगा, तो अब पूरा करके नुकसान रिकॉर्ड करने का वेट नहीं करना, जितना नुकसान फ्यूचर में होना है उतना ही तुम प्रोविजन आज ही रिकॉर्ड कर लोगे। ये वैसे तो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा क्योंकि हमने अभी प्रोविजन का कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा, कंडीशन एसेट कंडीशन लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, लेकिन उसी स्टैंडर्ड में एक छोटी सी हेडिंग है ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट के नाम से, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट को बताया कि भाई जो नुकसान फ्यूचर में होना है, अब आपको पता लग गया ना कि नुकसान होना है, अब आप उस नुकसान का वेट नहीं करोगे, आप आज ही उस नुकसान को रिकॉर्ड करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ सुनिएगा, मैं आईक्यू की एक छोटी सी एग्जाम्पल लेता हूँ कि भाई हमने, ये हमारा ईयर एंड है 1 जनवरी 22 लेकर 31 दिसंबर 22, यहाँ पे हमने CFAP 1 की क्लासेस ऑफर की और उसकी फीस रखी लेट से 20,000 रुपए, और मेरे पास 300 बच्चे आ जाता है, तो कितना हो रहा है? 6 मिलियन। 6 मिलियन लोगों ने मुझे पैसे दे दिए, एडमिशन ले लिए। 1 जनवरी 22 से लेकर 31 दिसंबर 22 तक का ईयर एंड है। इस साल में मेरे पास CFAP 1 में 300 एडमिशन आते थे, 20,000 रुपए की फीस के हिसाब से 6 मिलियन के पैसे मिल गए या मिलने हैं। और जो इनको पढ़ाया जाएगा ना, वो 31 दिसंबर 23 इस साल के अंदर पढ़ाया जाएगा। यहाँ मैंने एडमिशन लॉक किए, पढ़ाऊंगा अगले साल, और उनसे 6 मिलियन पैसे ले लिए, लॉक कर लिए। अब इस अरसे में ये हुआ कि गवर्नमेंट ने बिजली का यूनिट 30 रुपए से बढ़ाकर 90 रुपए कर दिया, पेट्रोल प्राइसेस 150 से बढ़कर 300-250 पे पहुंच गई। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, जो पहले लैपटॉप 20,000 रुपए का मिल रहा था, वो मुझे 2 लाख रुपए का मिल रहा है क्योंकि इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा हुआ, और मेरी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बढ़ गई। अब मुझे नजर आ रहा है कि यार यहाँ पे इन बच्चों को मैंने 6 मिलियन में लॉक तो कर लिया, लेकिन ये जो यहाँ इनको आने वाले साल में पढ़ाऊंगा ना, इसमें मेरा खर्चा ही कोई 7.5 मिलियन का हो जाएगा, मेरी कॉस्ट ही 7.5 मिलियन की लगेगी। अगर तो ये कॉस्ट 6 मिलियन से कम होती तो मैं ईयर एंड पे कुछ भी ना करता, जब फ्यूचर में पढ़ाऊंगा तब रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करूंगा, तब कॉस्ट भी रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन अब मुझे यहीं पे नजर आ गया कि यार ये 6 मिलियन के अगेंस्ट मेरी कॉस्ट कितने लगने वाली है? 7.5 मिलियन। तो अल्टीमेटली मेरा लॉस कितना है? 1.5 मिलियन। तो मैं इसी ईयर एंड पे लॉस रिकॉर्ड कर लूंगा 1.5 मिलियन का अगेंस्ट द प्रोविजन। लॉस डेबिट, प्रोविजन फॉर ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर ऑनर्स। यानी कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट बन जाए तो फिर आप फ्यूचर का जो भी लॉस आपने इनकर करना है उसका प्रोविजन आज ही रिकॉर्ड कर ले। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ IAS 37 में डिटेल में डिस्कस करना। अब ये जो अभी सारी बातें यहाँ क्यों बताई, ये जो एग्जाम्पल नंबर या सिनेरियो नंबर C मैंने रीड किया है ना, इस पे मैं ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट वाला काम भी कर सकता हूं, और IFRS 15 में कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का, वो वाला काम भी कर सकता हूं। दोनों में नेट एक ही जगह पे जाकर पहुंचूंगा। देखो किस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7, कॉन्ट्रैक्ट C। पहले मैंने 50 क्लीनिंग मशीन का वादा किया, इसके अगेंस्ट मैंने 1 मिलियन की प्राइस एग्री की। मैंने 50 क्लीनिंग मशीन का कॉन्ट्रैक्ट किया, 1 मिलियन की प्राइस एग्री की। तो इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है इसमें हमारे पास एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। मैंने जैसे ही 50 वॉशिंग मशीन डिलीवर की होंगी, मैंने ये रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया होगा, अच्छा, इसको 50 अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानी है, इसको एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माने, ये एक ही बात है, इट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस क्योंकि ये सारे आइडेंटिकल यूनिट्स हैं। फिर क्या हुआ कि ये वाला काम मैंने कर दिया, और फिर मैंने सामने वाले को ऑफर की फ्री रिपेयर एंड मेंटेनेंस। मैंने सामने वाले को ऑफर की फ्री रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अभी IFRS 15 को रखते हैं, इसको देखते हैं। जिस दिन मैंने सामने वाले को फ्री रिपेयर एंड मेंटेनेंस की ऑफर दे दी, उसी वक्त ये वाला अरेंजमेंट एक ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्यों? क्योंकि आने वाले वक्तों में मेरे पास इस रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अगेंस्ट रेवेन्यू तो कुछ भी नहीं आएगा,
लेकिन इसके अगेंस्ट कोई ना कोई मेरी कॉस्ट लगेगी, और कोई ना कोई कॉस्ट लगेगी तो जितना नुकसान होगा ये मेरा लॉस या ये मेरा फ्यूचर लॉस है, जिसको मैं एज अ ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजन बना रहा हूँ। यानी जितना भी फ्यूचर में मुझे रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे खर्चा करना है, मैं सिंपली उसका क्या करूंगा, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। क्या ये समझ आता है? मैं इसी चीज को मैं इस एंगल से ना देखूं, मैं IFRS 15 के एंगल से देखूं, तो इसका मतलब है कि IFRS 15 के पर्सपेक्टिव से फ्री में रिपेयर एंड मेंटेनेंस का ऑफर करना इस कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। अब पहला सवाल, क्या कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में कोई एडिशनल गुड्स एंड सर्विस डिस्टिंक्ट है? क्या कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में कोई एडिशनल गुड्स एंड सर्विस डिस्टिंक्ट है? यस। वॉशिंग मशीन अलग था, ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एडिशनल गुड ऐड कर दिया तो ये डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। दूसरा सवाल, क्या इस एडिशनल गुड्स एंड सर्विस के अगेंस्ट कोई कंसीडरेशन है और क्या वो कंसीडरेशन उनकी मार्केट प्राइस को रिफ्लेक्ट करती है? नो। तो पहले सवाल का जवाब यस, दूसरे सवाल का जवाब नो। तो मैं डायग्राम की राइट हैंड साइड पे आ गया। राइट हैंड साइड पे क्या लिखा था? टर्मिनेट द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट। किस तरह से? सिर्फ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस का वो हिस्सा जो रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो कितना है? 0, क्योंकि मैंने तो इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया था। तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस का वो हिस्सा जो कि रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो कितना है? 0, प्लस मॉडिफिकेशन के नतीजे में मिलने वाला एडिशनल अमाउंट, वो कितना है? 0। अब फ्यूचर में मुझे इस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन काम करके तो दूंगा ना, खर्चा तो होगा। तो उस एंगल से भी पहुंचोगे तो पहुंचोगे तुम ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट तक, यानी कि जितना फ्यूचर में खर्चा करना है उसका हम एक प्रोविजन क्रिएट कर रहे होंगे। सर जब एक साल की सर्विस प्रोवाइड करेंगे फिर एक्सपेंस करेंगे तो नहीं, सर एक साथ कर रहे हैं 3 साल। यस। अगर सर इन्होंने सवाल पूछा कि जब हमने कितने साल की वारंटी दी है इसको? 3 साल की। वैसे यहाँ लिखा हुआ नहीं है, चलो मैं अज्यूम करता हूँ 3 साल की। इन्होंने सवाल बड़ा रेलेवेंट पूछा है कि जब आपने कस्टमर को ये ऑफर कर दी फ्री में रिपेयर एंड मेंटेनेंस की, तो जो मैं प्रोविजन रिकॉर्ड करूंगा, एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा, वो आने वाले अगले साल के करूंगा या 3 सालों का कर दूंगा? सर 3 सालों का। सर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा? बिल्कुल काम कर रहा है। आपने 3 साल में ये लॉस इनकर करना है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि आप वादा करके आ गए हो। तो जितना लॉस आप फ्यूचर में इनकर करना है उसका तुम आज ही एक्सपेंस, आज ही प्रोविजन रिकॉर्ड कर लोगे। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जब सेटिस्फाई होगी तभी तो मैं उसका रेवेन्यू भी बुक करता हूं, उसका एक्सपेंस भी बुक करता हूं। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई की मैंने 3 सालों को अलग-अलग पीरियड ऑफ टाइम में डिवाइड कर दिया। सुनिएगा सर, इन्होंने ये कहा आपने 3 साल का फ्री में रिपेयर एंड मेंटेनेंस का वादा किया, अब ये 3 साल तक आप सर्विसेज दोगे, 3 साल तक फ्री में रिपेयर एंड सर्विसेज दोगे, और 3 साल तक फ्री में रिपेयर एंड सर्विसेज दोगे तो आपको रेवेन्यू भी 3 साल में रिकॉर्ड करना चाहिए था। पहली बात तो ये है कि इन 3 साल के सर्विसेज के अगेंस्ट कोई रेवेन्यू है ही नहीं। अगर इन 3 साल के सर्विसेज के अगेंस्ट कोई रेवेन्यू होता तो यस, मैं ये रेवेन्यू 3 सालों में रिकॉर्ड, लेकिन इन 3 सालों में जितना नुकसान होना है वो नुकसान में 3 सालों में रिकॉर्ड नहीं करूंगा, नुकसान में आज ही सर्विस रिकॉर्ड। मैं इसको एक नंबर्स देकर एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। यहां देखें, फॉर एग्जांपल कि इसी बंदे ने एंट्री से समझेंगे, मैं बड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। इसी बंदे ने, मैं एक सेकेंड इसको आंसर करता हूं। इसी बंदे ने 50 वॉशिंग मशीन खरीदे, 50 वॉशिंग मशीन खरीदे, हमने 1 मिलियन का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद हमने इसको ये कहा होता कि 3 ईयर रिपेयर एंड मेंटेनेंस एट ₹300। मैं एग्जांपल दे रहा हूं ताकि मैं इनकी बात को एक्सप्लेन कर सकूं कि वो जो कहना चाह रहे हैं उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। मैंने वॉशिंग मशीन का रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के बाद उसको कहा कि भाई 3 साल की रिपेयर एंड मेंटेनेंस 300 रुपए में, और उसने भी एग्री कर लिया कि चले सर डन है, ये ले 300 रुपए, अगले 3 साल तक रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाऊंगा। अब अगर मैंने उससे 300 रुपए लिए अगले 3 साल की रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, तो इसका मतलब है मैंने पर ईयर कितना अमाउंट एलोकेट करना चाहिए?
100 रुपए का। अच्छा, जब मैं कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट करता हूं तो लेट से ये आती है 130 पर ईयर। मैंने उसे कहा कि भाई 300 रुपए में 3 साल तक रिपेयर एंड मेंटेनेंस करके दूंगा, यानी कि पर ईयर 100 रुपए में से चार्ज कर रहा हूं। और जब मैंने अपनी कॉस्ट आइडेंटिफाई की ना कि यार मुझे कितना वारंटी में खर्चा करना पड़ेगा, तो वो आ गया 130। यानी कि अगर मैं ओवरऑल देखूं तो अगले 3 साल में मेरे पास पैसे आएंगे 300, अगले 3 साल में मेरी कॉस्ट लगेगी 130 मल्टीप्लाई बाय 3, 390। यानी कि मेरा लॉस, फ्यूचर लॉस कितना है? 90। सर मैं पूरा एक्सपेंस और प्रोविजन रिकॉर्ड कर लूंगा। अब देखिए किस तरीके से मैं जनरल एंट्रीज बनाता हूं। सर आपने पहली एंट्री बनाई एक्सपेंस, पीएनएल में डेबिट 90, प्रोविजन 90। पहले साल का आखिर आया, पहले साल का आखिर आया, पहले साल के आखिर में 1 साल की वारंटी सर्विसेज दे दी, तो इस 300 में से 1 साल का रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। एंट्री क्या बनेगी? कैश या रिसीवेबल डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, सॉरी, यानी जो 1 साल का काम किया उसी का रेवेन्यू रिकॉर्ड करूं। अब 1 साल की सर्विसेज दी है तो 1 साल की कॉस्ट भी इनकर की होगी, 1 साल की कॉस्ट भी इनकर की होगी, यानी कि मेरा खर्चा कितना हुआ होगा? कैश या पेबल 130। लेकिन अब मुझे एक्सपेंस 130 का रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि इस 130 के एक्सपेंस में से 30 रुपए का एक्सपेंस तो मैं पहले ही रिकॉर्ड कर चुका हूं ना। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स 100 रुपए, और जो मैंने प्रोविजन बनाया था जिस नियत से, वो यूज कर रहा हूं। सर मैंने कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं किया यहां पे, मैंने कोई फ्यूचर कॉस्ट भी रिकॉर्ड नहीं किया यहां पे। यहां मैंने सिर्फ क्या रिकॉर्ड किया? फ्यूचर अनअवॉइडेबल लॉस, कि जितना लॉस अगले 3 सालों में मुझे लॉस करना पड़ेगा जिसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता, वो कितना था? सर ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में 90, तो मैंने 90 का लॉस प्रोविजन रिकॉर्ड कर लिया। अब प्रोविजन बेसिकली है क्या? प्रोविजन इज अ कुशन, कि जो नुकसान फ्यूचर में रिकॉर्ड करना था वो आज ही रिकॉर्ड कर लिए, ताकि फ्यूचर में जब वो नुकसान करो तो फिर तुम्हारी बुक्स में कोई एडिशनल नेगेटिव इंपैक्ट ना आ रहा हो, एडिशनल एक्सपेंस ना आ रहा हो। तो मैंने 90 रुपए का नुकसान करना था, मैंने 90 रुपए का आज ही एक्सपेंस प्रोविजन कर, क्योंकि मैंने वादा ऐसा कर दिया। अब 1 साल गुजरा, 1 साल की वारंटी सर्विस दी, रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया। इस वारंटी सर्विस को देने के लिए मेरा खर्चा कितना हुआ होगा? 130। लेकिन मुझे अब 130 एक्सपेंस आउट नहीं करने, कि उस 130 में से 30 रुपए तो यही एक्सपेंस आउट हो गए थे ना 100 रुपए से। अब अगले 3 सालों तक ईयर 2 ईयर 3 यही एंट्रीज बनेंगी, तो जो प्रोविजन जिस नियत से बनाया था वो मेरा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। इसकी बात कर रहे हो? अगर नहीं होता इंक्रीज तो फिर वो ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। भाई आकाशा ये कह रहा है कि आपने कस्टमर को 100 रुपए में 3 साल की सर्विसेज का वादा कर लिया, और साथ में आपने लेबर से भी एक प्राइस एग्री कर ली 3 साल के लिए, और वो आगे जाके नहीं बढ़ रही, और वो आगे जाके नहीं बढ़ रही, तो वो ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फिर उसमें ये वाला काम करने की जरूरत ही नहीं है, ये वाला काम करने की जरूरत ही नहीं है। जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, जो खर्चा होगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा। ये ईयर फर्स्ट पे ही, ईयर 0 पे ही, डे 1 पे। और ये जो 90 का लॉस मैंने यहाँ रिकॉर्ड किया है, अगर मैं आपसे पूछूं कि पर ईयर लॉस कितना है, तो सर वो 30 है। तो हर साल का 30 का प्रोविजन रिवर्स हो जा रहा है, यूटिलाइज होता जा रहा है। वही ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है। जरूरी देखो, कॉन्ट्रैक्ट डे 1 से भी ऑनरस हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट डे 1, फॉर एग्जांपल हमने एसीसी स्टार्ट किया, तो हमने उसके लिए 3-4 फैकल्टी मेंबर्स को ऑन बोर्ड लिया, और 3-4 फैकल्टी मेंबर्स अगर ऑन एन एवरेज एक सब्जेक्ट को 150 घंटे भी पढ़ाते हैं तो 600 घंटे बनेंगे। हर टीचर को 2-2 हजार रुपए से पे करता हूं तो 12 लाख रुपए का खर्चा होगा। अब एसीसी में एडमिशन ही हुए 6 लोगों के, एसीसी में एडमिशन ही हुए 6 लोगों के, तो डे 1 पे ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट था, डे 1 पे ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट था। तो ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट डे 1 से हो सकता है। ऐसा हो सकता है मैंने FAR2 का बैच लॉन्च किया, जबरदस्त बच्चे नजर आ गए, रेवेन्यू रिकॉर्ड करके ख्याली पुलाव बनाना शुरू कर दिया। 1 महीना गुजरा, बिजली की कॉस्ट बढ़ गई,
पेट्रोल की कॉस्ट बढ़ गई, मैनेजमेंट की कॉस्ट बढ़ गई, अब 1 महीने बाद अपनी पोजीशन देखना तो लॉस नजर आ रहा है। तो ऑनरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट डे 1 से भी हो सकता है, सब्सिक्वेंटली भी अराइज हो सकता है। जिस पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट ऑनरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, फ्यूचर लॉस आप इमीडिएटली रिकॉर्ड कर दोगे। क्या ये समझा पा रहा हूं मैं आपको? जी सर, प्रोविजंस के ऊपर मैचिंग प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है। नहीं, हम जो सुनो हम जो इनकम और उस इनकम को अर्न करने के लिए जो खर्चा करते हैं उस पे यस मैचिंग कॉन्सेप्ट को ही अप्लाई करते हैं कि लाइक टू लाइक जिस पीरियड की इनकम है उसी पीरियड में रिकॉर्ड हो, उस इनकम को अर्न करने के लिए अगर कोई खर्चा किया गया तो वो भी उसी पीरियड में रिकॉर्ड हो, कैश फ्लो की बेसिस पे ना हो। लेकिन प्रोविजन का मतलब है कि फ्यूचर लॉस को आज प्रोवाइड करना। चूंकि हम यहाँ पे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को भी साथ साथ चला रहे होते, तो अगर फ्यूचर में लॉस नजर आ रहा है तो फिर वो फ्यूचर में नहीं, वो आज ही प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पे D1 पे देने की। ऑब्वियसली जो तुम कह रहे हो कि हाँ मैचिंग प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, अनवाइंड होता रहता है। कॉपी करें इससे, तो फिर इसके बाद हम स्टेप 3 पर, बल्कि नहीं स्टेप 2 का एक और सवाल रहता है अभी, कॉपी कर ले पैसे। सर क्वेश्चन नंबर 10 पर आए, क्वेश्चन नंबर 10 पर आए। क्वेश्चन नंबर 10 IFRS 15 की इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल नंबर 11 है। सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 IFRS 15 की इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल नंबर 11 है। अब यहाँ कोई आपने नंबर्स या 2+2 4 वाला रूल नहीं अप्लाई करना है, यहाँ पे अपनी जजमेंट्स और असेसमेंट्स को अप्लाई करना है। कहता है एन एंटिटी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर entered into a contract with the customer to transfer a software license, perform an installation services and provide unspecified software updates and technical support online and telephone for a period of 2 years। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है जो कि कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जिसके तहत कस्टमर को एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस दिया जाएगा, उसी सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन करके दी जाएगी, सॉफ्टवेयर अपडेट दी जाएंगी और 2 साल तक टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा। The entity sells the license, installation and technical support separately। और आम हालात में कंपनी लाइसेंस, उसकी इंस्टॉलेशन और उसका टेक्निकल सपोर्ट सेपरेटली भी प्रोवाइड करती आई है। 2 अलग अलग केसेस है, केस 1 केस 2। रिक्वायरमेंट में कहता है हाउ मेनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आर इन द कॉन्ट्रैक्ट। केस 1, the installation services include changing the web screen for each type of user, for example marketing, inventory management and information technology। The installation services is routinely performed by the other entities and does not specifically modify the software। The software remains functional without the update and the technical support। केस 1 में कहता है ये जो इंस्टॉलेशन होती है ना, उसमें हर यूजर के हिसाब से उसकी वेब स्क्रीन को एडजस्ट किया जाता है। ये इंस्टॉलेशन रूटीनली बाकी लोग भी कर सकते हैं और इस इंस्टॉलेशन में सॉफ्टवेयर को बहुत ज्यादा मॉडिफाई नहीं हो जाता। और अगर ये बंदा हमसे अपडेट और टेक्निकल सपोर्ट ना भी लेता ना तो भी सॉफ्टवेयर फंक्शनल था, यानी कि उसका इकोनॉमिक बेनिफिट लिया जा सकता था। केस बी, द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज दैट एज अ पार्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन सर्विस the software is to be substantially customized to add significant new functions to enable the software to interface with the customized software application used by the customer। केस बी में हम कस्टमर को ये कह रहे हैं हम आपको सॉफ्टवेयर देंगे और इंस्टॉल करके देंगे, और इस इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में हम सॉफ्टवेयर को सब्सटेंशियली कस्टमाइज कर रहे होंगे, उसमें कुछ नए फीचर्स वगैरह ऐड कर रहे होंगे ताकि वो कस्टमर के स्पेसिफिक इंटरफेस से यूजर फ्रेंडली हो जाए। The customization services can be performed by the other services, by the other entities। और ये जो कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन है ये भी दूसरे लोग कर सकते हैं, जरूरी है कि मैं ही करूं। हाउ मेनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आर इन द कॉन्ट्रैक्ट। एक दफा दोबारा से सवाल को रीड करो और प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करो विद सम रीजंस कि केस ए केस बी में कितनी कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं। यहां देखिएगा सर, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 में एक केस ए और एक केस बी, दोनों ही केसेस में हमने एक तो सॉफ्टवेयर देना है, एक इसकी इंस्टॉलेशन करनी है, एक अपडेट्स और एक टेक्निकल सपोर्ट। यही चीजें केस 1 में भी है, यही चीजें केस 2 में भी है। अब दोनों केसेस में कितनी कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं? केस ए में 3 कैसे है?
जो सॉफ्टवेयर अपडेट से वो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। और कोई है 4 वाला? कितने लोग कह रहे हैं 4 है पहले वाले केस में? बस 3-4 लोग। अगर जो 4 कह रहा है तो वो तो कुछ सोच ही नहीं रहा ना, उसने तो 1 2 3 4 कर दिया। उससे मैं पूछ नहीं रहा 4 क्यों। 3 कौन समझ रहा है कि 3 परफॉर्मेंस एप्लीकेशन है? क्यों? इंस्टॉलेशन जो है वो क्या कहते हैं वो वैल्यूएट नहीं कर रहा, तो वो अलग करते हैं उसको ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल जो आपने बात बताई। और बाकी 3 जो चीजें उन्होंने लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं जो फंक्शनली रिक्वायर्ड विदाउट अपडेट चेकिंग। सर ये कौन वो खुद कंक्लूड कर रहा है। 3 कैसे? सर ये डिपेंडेंट है ये सर्विस वो अपडेट्स और टेक्निकल सपोर्ट के साथ इंस्टॉलेशन तो ये एक हो गया, ये एक हो गया, या इन दोनों को एक ही मान रहे हो? नहीं अलग-अलग। ये एक हो गया, एक हो गया, और इन दोनों को एक मान रहे हो। सही है। और कोई है 3 वाला? कितने लोगों को लग रहा है 2 परफॉर्मेंस एप्लीकेशन है? क्यों काशा? देखो कभी भी परफॉर्मेंस एप्लीकेशन आइडेंटिफाई करते वक्त ये तो बेस बनाएंगे ही नहीं कि क्या चीज पैसों से दी जा रही है, क्या चीज फ्री में दी जा रही है। अगर आप एक दुकान में जाते हो और वो आपको बाय 1 गेट 1 पिज्जा दे रहा है तो वो सिर्फ आपको घेरने के लिए एक पिज्जा फ्री में दे रहा है। एक्चुअली तो वो जो पिज्जा एक पैसों का दे रहा है उसी में दोनों की कॉस्ट रिकवर कर रहा है। तो कभी भी कस्टमर के पर्सपेक्टिव से इस तरह की प्राइसिंग अरेंजमेंट की बेसिस पे हम परफॉर्मेंस एप्लीकेशन आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई कंक्लूड करने के लिए इट मस्ट बी डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस, और डिस्टिंक्ट के 2 क्राइटेरियाज। और कोई भी था 2 वाला? सर एक बार सॉफ्टवेयर दे रहा है सर 2 है सर 2 एक मिनट। और सर पहले वाले केस में 4 परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस हैं। पहले वाले केस में 4 परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस हैं। सॉफ्टवेयर अलग, इंस्टॉलेशन अलग, उसकी टेक्निकल सपोर्ट, सॉफ्टवेयर अपडेट्स अलग और उसके टेक्निकल सपोर्ट अलग। वो ये कह रहा है कि भाई देखो केस 1 में देखो क्या कह रहा है। हमने पहले तो इसने मेन पैरा में बता दिया कि 4 चीजें देंगे। द कस्टमर contract with the customer to transfer a software license, perform an installation service, provide unspecified software updates and technical support. फिर केस में कह रहा है कि इंस्टॉलेशन में हम वेब स्क्रीन चेंज कर रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर मॉडिफाई नहीं होगा, रूटीन एक्टिविटी है। और अगर वो हमसे अपडेट ना भी लेता, टेक्निकल सपोर्ट ना भी लेता, तो भी वो सॉफ्टवेयर का इकोनॉमिक बेनिफिट अवेल कर सकता है। भाई प्रैक्टिकली अगर लेट से कि आप MS Excel परचेज करते हो, MS Excel का कोई पायरेटेड वर्जन इंस्टॉल करते हो, तो आपने MS Excel 2010 कहीं से इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद अगर आप उसे 2011, 12, 13 पे अपडेट ना भी करो तो भी वो MS Excel 2010 वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप उसे अपडेट कर देते हो तो उसमें कुछ ना कुछ नए फीचर्स ऐड हो जाता है। भाई फॉर एग्जांपल आज MS Excel में 100 फंक्शंस हैं। ऑब्वियसली जब नए अगले साल की अपडेट आएगी तो उसमें 105 फंक्शंस होंगे। तो ये वाली बात कि अपडेट कोई वैल्यू एड नहीं कर रही है, थोड़ी सी लॉजिकली सही नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जब भी अपडेट होता है उसमें नए फीचर्स जरूर आ रहे होते हैं। यहाँ पे 4 परफॉर्मेंस एप्लीकेशन अलग अलग क्यों है? अपडेट तो सॉफ्ट अलग परफॉर्मेंस एप्लीकेशन है, टेक्निकल सपोर्ट एक अलग परफॉर्मेंस एप्लीकेशन है। आई गेस इन दोनों को कंक्लूड करने में इतना मसला नहीं हो रहा। असल सवाल ये है कि मैं इन दोनों को एक मानूं या अलग अलग मानूं? सर अलग अलग कैसे? अगर ये मुझसे सॉफ्टवेयर ले जाता तो किसी और से इंस्टॉल करवा के इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर सकता था। अगर ये मुझसे सॉफ्टवेयर ले जाता तो किसी और से इंस्टॉल करवा के भी इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर सकता था। और ये इंस्टॉलेशन इस सॉफ्टवेयर को सिग्निफिकेंटली कस्टमाइज या मॉडिफाई नहीं कर रही, रूटीन इंस्टॉलेशन हो रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये दोनों अलग अलग परफॉर्मेंस एप्लीकेशन। अगर ये समझ आता है तो फिर केस बी में कितनी परफॉर्मेंस एप्लीकेशन हैं? 4, 3, 2, 1। कितने लोग कह रहे हैं 1 परफॉर्मेंस एप्लीकेशन है, 2 परफॉर्मेंस एप्लीकेशन है, 3 परफॉर्मेंस एप्लीकेशन है, 4 परफॉर्मेंस एप्लीकेशन, तो बाकी क्या कह रहे हैं? 6-7 है क्या? सर इस केस में 3 परफॉर्मेंस एप्लीकेशन। अब यहाँ देखें अपडेट और सपोर्ट तो अलग अलग परफॉर्मेंस एप्लीकेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये दोनों एक परफॉर्मेंस एप्लीकेशन है या अलग परफॉर्मेंस एप्लीकेशन है, ये सोचना है। क्यों आपने इनको एक परफॉर्मेंस एप्लीकेशन माना?
केस बी में सबसे लास्ट लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है, द कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन कैन बी प्रोवाइडेड बाय द अदर एंटिटीज। यानी कि डिस्टिंग के जो दो क्राइटेरिया थे ना, उसका पहला वाला क्राइटेरिया मीट हो रहा है। डिस्टिंग का जो पहला क्राइटेरिया था ना कि कस्टमर कैन ऑब्टेन द बेनिफिट आइदर ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज अवेलेबल विद द कस्टमर, वो क्राइटेरिया मीट हो रहा है। लेकिन डिस्टिंग का एक और क्राइटेरिया भी था, गुड्स एंड सर्विस आर सेपरेबल फ्रॉम अदर गुड्स एंड सर्विस, जिसमें हमने तीन फैक्टर्स, तीन इंडिकेटर्स देखे थे कि एक गुड एंड सर्विस एज एन इनपुट फॉर कंबाइंड आउटपुट ना हो, एक गुड एंड सर्विस दूसरे गुड एंड सर्विस पे हाईली डिपेंडेंट इंटररिलेटेड ना हो, एक गुड एंड सर्विस दूसरे को बहुत ज्यादा मॉडिफाई या कस्टमाइज ना कर रहा हो। ये वाला क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा। केस बी की लाइन स्टार्ट हो रही है, द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज दैट एज अ पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन द सॉफ्टवेयर इज सब्सटेंशियली कस्टमाइज्ड टू ऐड न्यू फंक्शनैलिटी to enable the software interface with the customized software application use। यानी हम इंस्टॉलेशन में सॉफ्टवेयर को बहुत ज्यादा चेंज करने वाले, बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटीज की ऐड करने वाले। तो इसका मतलब है ये दोनों एक चीज बन गई। अब ये दोनों एक दूसरे पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, एक दूसरे को आप काफी ज्यादा मॉडिफाई या कस्टमाइज कर रहे हैं, और ये सेपरेट कंसीडर किया। तो यहाँ पे हमारे पास तीन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं। लेकिन आप सॉफ्टवेयर वो जो पहले वाला है केस भी तो समझ आती है, सॉफ्टवेयर आप यूज ही नहीं करते तो रिकॉर्ड इंस्टॉलेशन तो वो तो करवा के इसको करना। लेकिन ये नहीं हुआ ना, बिल्कुल हम बहुत सारी चीजों में इस तरह से सोचते हैं, तो इसको यूं भी समझ सकते हैं कि जो मैंने लास्ट तक सवाल लिखा था, एक क्वेश्चन नंबर 6 रीड किया था कि मैं एक दीवार वॉल बनवा रहा था और उसमें ब्रिक्स और कंस्ट्रक्शन सामने वाला दे रहा था, तो उसमें आपने एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्यों करा जबकि ब्रिक के बगैर तो वॉल बनी नहीं सकती थी। सेम वही बात यहाँ पे भी है ना। तो हम यूं देखते हैं कि क्या आपको एक कंबाइंड आउटपुट दिया जा रहा है, इफ यस तो वो एक है, अगर वो आउटपुट ही अलग अलग है तो सॉफ्टवेयर अलग, इंस्टॉलेशन अलग। यहाँ सॉफ्टवेयर टुगेदर विद इंस्टॉलेशन काफी ज्यादा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बन जाना। तो यहाँ तक हमारा स्टेप 2 दैट इज आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीट होता है। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम स्टेप 3 दैट इज डिटरमाइन द ट्रांजिशन प्राइस से स्टार्ट कर रहे होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।